हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एलआर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआर क्लासेज अलवर पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण मांगें पढ़ ली थी और किस व्यक्ति ने किस प्रकार से कब और किस स्थान पर भारतीय संविधान की मांग की थी, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली कक्षा में कर ली थी। आज उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में ब्रिटिश सरकार का क्या प्रयास रहे, उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव भारत में भेजे, क्या वे प्रस्ताव भारत में स्वीकार किए गए या नहीं किए गए। तो इस पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे टॉपिक पर। भारतीय संविधान का एक टॉपिक है कि संविधान निर्माण में ब्रिटिश प्रयास। संविधान निर्माण में ब्रिटिश प्रयास, अर्थात जो भारत का जो संविधान बना था उस संविधान को बनाने में ब्रिटिश सरकार के क्या क्या प्रयास रहे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण में ब्रिटिश प्रयास। तो पहला प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के रूप में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और यदि आपको डेट पूछी जाए तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत में पेश किया गया था। देखिए, याद रखिएगा, ये मैं केवल प्रयास बता रहा हूँ आपको। जो भारतीय संविधान है उसका विकास क्रम जो है, जो 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह चलते हैं, कानून जो एक्ट जो पारित किए गए थे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको संविधान का विकास क्रम अलग से पढ़ाएंगे। उसमें सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर केवल हम प्रयास पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के संविधान निर्माण के लिए कब उन्होंने ये स्वीकार किया कि भारतीय संविधान के निर्माण भारतीय जनता करेगी या फिर हम करेंगे। तो वो सभी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के विकास क्रम का जो टॉपिक है वह अलग है, यह टॉपिक बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण में ब्रिटिश प्रयास क्या क्या थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को यह भारत में पहुँचा था। देखिए, जब अगस्त प्रस्ताव भारत में पहुंचा था तो आपको पता होगा ये 1940 है और भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को। अर्थात इससे पहले भारत में किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। तो भारत में पहले वायसराय का पद होता था। किसका पद होता था? वायसराय का पद। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। नाम थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन याद कर लीजिए कि अगस्त प्रस्ताव के दौरान जब भारत में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता करेगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस प्रस्ताव में या किस कानून में, किस प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता करेगी। तो वह था अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत के वायसराय थे। इसकी कुछ विशेष बातें हैं। वो विशेष बातें कौन कौन सी हैं वो आप याद रखिए। विशेष बातें क्या थी इसमें पहली बात ये थी कि जो भारत है, भारत को उन्होंने किस प्रकार से क्या कहा। तो देखिए, 1940 है तो 1940 में इस समय भारत में या फिर हम कहें कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इसमें पहली बात यह कहेगी कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा या औपनिवेशिक अधिराज्य का, कई जगह पर अधिराज्य है, तो औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा
मतलब क्या है, और वो भी कब, युद्ध के बाद। मतलब भारत को हम एक अलग राज्य तो बना देंगे, लेकिन भारत में जो सरकार होगी, भारत में जो शासन व्यवस्था चलेगी, वह किसके अनुसार चलेगी, वो ब्रिटिश सरकार के अनुसार चलेगी। तो इसका मतलब है ये। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता करेगी, स्वयं भारतीय जनता करेगी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का या अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा और भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता करेगी, इसके अकॉर्डिंग इसमें ये बात कही गई थी। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इस अगस्त प्रस्ताव में इतना से याद रखना है कि 8 अगस्त 1940 को आया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, है ना। और इसकी विशेष बातें, दो बातें याद रखनी है कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात ऐसा राज्य जिसमें शासन तो होगा, जिसमें संविधान तो होगा, लेकिन जो शासन व्यवस्था होगी वो किसके अनुरूप होगी, वो ब्रिटिश सरकार के अनुरूप होगी। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण स्वयं भारतीय जनता करेगी, ऐसी व्यवस्था थी। बाद में इसे भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। याद रखिए यहाँ पर वायसराय जो शब्द आया है, ठीक है, इस वायसराय शब्द के बारे में हम थोड़ा सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहले जब भारतीय संविधान बन रहा था तो पहले वायसराय पद नहीं था। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल का पद तैयार किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बाद में 1773 में उसके पद को और विस्तार करते हुए, उसके पद को और बढ़ाते हुए उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 में सबसे पहले बंगाल में, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वह था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का सर्वप्रथम 1773 में बनाया गया था। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को, जो कहाँ का था? बंगाल का। फिर उसके पश्चात में इस पद का बढ़ाकर 1833 में चार्टर अधिनियम में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बनाया? तो उस समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकता है, थोड़ा आपको उलझा सकता है कि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछ ले तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात में एक 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम में इस गवर्नर जनरल के पद को हटाकर, इस गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद लगा दिया जाता है। वायसराय का पद शुरू किया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। यदि आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, वॉरेन हेस्टिंग था। यदि आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। या ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए ये तो था प्रथम, ठीक है, ये तो था प्रथम। यदि आपसे पूछे कि अंतिम कौन था, अंतिम कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये भारत का कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये तो 1947 में बना था, ये 1947 में बना था। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी, यदि आपको याद हो। उस योजना का नाम था 3 जून 1947।
3 जून 1947 को इसने एक योजना प्रस्तुत की और उस योजना का नाम था भारत विभाजन योजना या भारत पाक विभाजन। तो भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, 2 प्रांतों में या 2 देशों में भारत बट गया था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। यह कब हुई थी? 3 जून 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। इसके पश्चात में यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो उस समय आपको उत्तर देना है सी राजगोपालाचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। यदि आपसे प्रश्न और घुमा के पूछा जाए कि प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तो ये भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इनको आगे चलकर 1952-53 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, 1773 में बना था। इस पद को बढ़ाकर 1833 में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। फिर इस पद को हटाकर 1858 में गवर्नर जनरल के पद की जगह वायसराय का पद लाया गया और प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया। अंतिम वायसराय जो था अंग्रेज, है ना, तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 में बना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और यही प्रथम भारतीय था, प्रथम इंडियन था जो क्या बना था? वायसराय बना था। ठीक है, इसके बाद ये 1950 तक रहते हैं। 1950 में फिर राष्ट्रपति का पद हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद लाया जाता है संविधान में और राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है। उसके बाद हम आगे की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति में पढ़ लेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, हम जब संविधान का विकास क्रम पढ़ेंगे तो उन सब में भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। यदि आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप अच्छे तरीके से नोट करते चलिए साथ साथ में, और अच्छे से नोट बनाइए अपने। अब हम इससे आगे देखते हैं। तो इसके बाद में एक प्रस्ताव और पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो क्रिप्स प्रस्ताव है यह 1942 में आया था। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से भारत में लाया गया था। इसको लाने वाले स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ब्रिटेन से आया था। तो इस समय ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उनका नाम था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे, और यह कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है, वर्तमान में जो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वह भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा आप याद रखिएगा, जो ब्रिटेन की जो वित्त मंत्री हैं वो ऋषि सुनूक है, जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और इसके अलावा आप याद रखिए कि जो ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, वह भी एक भारतीय मूल की महिलाएं हैं। तो करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं आपके सामने। वर्तमान पीएम बोरिस जॉनसन और पीएम वहाँ के जो वित्त सचिव हैं, वित्त मंत्री हैं, ऋषि सुनूक हैं, भारतीय मूल के हैं। और वहाँ की जो होम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन की, वो प्रीति पटेल है। तो इन सब को आप और याद रखिए, आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट के सवाल हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जब पढ़ रहे थे कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। उस समय भारत जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। इसको लेके आने वाला सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा था। ये यहाँ से 11 मार्च 1942 को चला और भारत में 22 मार्च 1942 को आकर पहुँचा। ठीक है, इसने अपनी योजनाएं 30 मार्च 1942 को भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने रखी। और इस संविधान में प्रमुख बातें क्या थी, विशेष क्या था इसमें, वो विशेष सुनिए, आप लिखिए अब कि विशेष क्या था। इसमें यह कहा गया कि जो भारत है, भारत ब्रिटेन का
अखंड भाग बना रहेगा, अखंड भाग बना रहेगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि युद्ध के बाद भारत के संविधान के निर्माण के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और तीसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट यह थी कि यदि किसी रियासत को स्वतंत्र होना है तो वह स्वतंत्र भी हो सकती है, ये इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें जो विशेष थी बात क्या थी कि भारत ब्रिटेन का अखंड भाग बना रहेगा। इसमें भी यानी किस प्रस्ताव में भी जो सरकार है ब्रिटेन की, उसने यह माना कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे, भारत के लिए संविधान बनाएंगे, लेकिन फिर भी अखंड भाग बना रहेगा किसका, ब्रिटेन का। अर्थात संविधान बना के दे देंगे लेकिन सरकार तो कौन चलाएगा, ब्रिटेन चलाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जैसे ही इस समय 1942 चल रहा है तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, उस समय समाप्त होने के पश्चात ही हम भारत में एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन करेंगे, और जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है। तीसरी बात यह थी कि यदि किसी रियासत को स्वतंत्र होना है तो वह स्वतंत्र हो सकता है। अर्थात किसी रियासत को यदि भारतीय संविधान पसंद नहीं आता है तो वह भी अपने एक अलग संविधान बना सकता है या फिर अपनी रियासत को स्वतंत्र बना सकता है। इस समय 1942 में अंग्रेज अधिकारियों को या ब्रिटिश सरकार को ये लगने लग गया था कि अब भारत में हम और ज़्यादा दिन राज नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जो नीति थी फूट डालो और राज करो, वह नीति उन्होंने अपनाई और उस नीति के साक्षात दर्शन यहाँ से मिलते हैं। अर्थात भारत में जो भी एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो भारत में जो रियासतें थी 565 रियासतों में लगभग भारत बटा हुआ था, तो उन रियासतों को यह कह दिया गया कि आप लोग यदि भारतीय संविधान में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, आप अपने आप को भारत से अलग रखना चाहते हैं तो आप अलग रख सकते हैं। जिसमें जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ऐसी अनेक रियासतें आएंगी जिन्होंने अपने आप को अलग रखने का फैसला कर लिया था। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर जाकर उनको बहला फुसला कर या अनेक कारणों के द्वारा अपने आप में भारत को सम्मिलित कर लेते हैं। वो अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम अलग चर्चा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि युद्ध, तो युद्ध कौन सा था? विश्व में 2 युद्ध हुए थे, एक प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार और एक सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसकी आपको डेट बता देता हूँ, 28 जुलाई 1914 से लेकर यह 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध। सेकेंड जो वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, यह 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। और इसमें अंत में जो विजय होती है वो अमेरिका की होती है। आपको पता होगा 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट मैन के नाम से 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं और उसी के साथ में इतनी तबाही होती है कि ये वर्ल्ड वार यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण एक युद्ध और है, उसको आप ज़रूर याद रखिए, शीत युद्ध। शीत युद्ध कब तक चला था? तो यह 1947 से लेकर 1991 तक चला था। यह मात्र बोलचाल का युद्ध था, अर्थात इसमें किसी का खून नहीं बहा, किसी में हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, जिसके मन में जो आई भावना आई उन्होंने व्यक्त कर दी, ऐसा युद्ध था शीत युद्ध। तो इनको आप जरूर याद रखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हुआ था और एक शीत युद्ध 1947 से लेकर 1991 तक हुआ था। तो यह था हमारा क्रिस प्रस्ताव 1942 में आया था। तो ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से नोट करना और उनको याद करना।
इसके बाद हम एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें आपको मैं, कि जैसे यदि किसी इसमें सारी जो विशेषताओं को पढ़कर भारतीय जो संविधान निर्माताएं थे उनको ये लगा कि यह जो प्रस्ताव है वह हमारा किसी काम का नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक या भुना हुआ चेक की संज्ञा दी थी। भुना हुआ चेक की संज्ञा किसको दी थी? किस प्रस्ताव ने दी थी? और किसने? महात्मा गांधी ने। एक दिवालिया बैंक का चेक भी कहा, दिवालिया बैंक का चेक किसे कहा जाता है? तो ये दिवालिया बैंक का चेक भी किस प्रस्ताव कहा है? पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है, ऐसा चेक जिसको किसी भी पोस्ट पर हम डिलीवर्ड नहीं कर सकते, ऐसा चेक की संज्ञा कही है किस प्रस्ताव 1942 को? महात्मा गांधी ने भुना हुआ चेक की संज्ञा दी है। तो फिर इसको भी बाद में हम अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं था, क्योंकि इसमें हम चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, भारत का एक अलग से संविधान बने, वो सारी चीज़ें इसमें थी नहीं, क्योंकि ये अभी भी कह रहे थे कि भारत जो है वो ब्रिटेन का अखंड भाग बना रहेगा। तो इस बात को लेकर इसमें मतभेद पैदा हुआ और इसको भी हमने अस्वीकार कर दिया, इसको हमने स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात में एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे। एक क्रांति हुई भारत में, बहुत बड़ी क्रांति थी, अगस्त क्रांति के नाम से। उस क्रांति के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। अगस्त क्रांति कब हुई? यह भी 1942 में हुई थी। यदि आपसे डेट पूछे तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कारण पूछे, देखिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रयास जारी किए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। उन प्रयासों की विफलताओं के बाद में, वो प्रयास एक भी सफल नहीं हो रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने उन प्रयासों की विफलताओं के बाद में 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और बहुत व्यापी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसको चलाया 8 अगस्त 1942 को, और इसी को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। देखिए अगस्त प्रस्ताव अलग था 8 अगस्त 1940 का, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने यह माना था कि भारतीय जनता स्वयं भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, तो वह अगस्त प्रस्ताव था। यहाँ पर अगस्त क्रांति है। तो यह था आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और लगा दे आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन ले जो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। याद रखिए, जो आपने सरकारी नौकरी का जो सपना देखा है वो उसको आपको ज़रूर पूरा करना है। और सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो अपने कामयाबी को शोर मचवाने के लिए आप अपने इरादों को मजबूत कर लीजिए। और याद रखिए, जंग केवल लोहे को लगती है, इरादों को नहीं। अपने सपनों को दृढ़ कीजिए। आपने जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे, और सपने केवल सपने देखने से नहीं, उनको मेहनत करने से होते हैं। तो आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करते रहिए लगातार, और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है, आपके एग्ज़ाम की लेवल की है या नहीं, उसकी जानकारी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव देना चाहें वो सुझाव दे सकते हैं। अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। आपने इतनी देर तक हमें शालीनता से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए